हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काल चक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है चौहान या चहमान वंश। हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद में हमने देखा था कि पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिमी जो भारत और मध्य भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है उस क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों का प्रबल शासन है वो मौजूद था। उस राजवंश के अंत होने के बाद में उसके अवशेषों पर हमें कुछ राज्य हैं वो देखने में मिलते हैं। उनमें जो चौहान हैं, गुजरात के चालुक्य हैं, कन्नौज के गढ़वाल हैं और जो परमार हैं मालवा के, जेजाक भुक्ति के चंदेल हैं, ऐसे प्रमुख जो राजवंश हैं वो हमें गुर्जर प्रतिहारों के अवशेषों पर, राज्य अवशेषों पर देखने को मिलते हैं। तो इन सभी शासनों में चौहानों का जो वंश था वो प्रबल शासक वंश के रूप में उभर कर सामने आता है। अग्निकुंड का जो पृथ्वीराज रासो का जो सिद्धांत है उसमें बताया जाता है कि आबू पर ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से जिन 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति होती है उसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान थे। उसमें ऐसा उल्लेख आता है कि जो प्रतिहार, परमार, चालुक्य जो थे उनको पहले वशिष्ठ ने उत्पन्न किया राक्षसों के अंत के लिए, जो कि उनके यज्ञों को या यज्ञ संपादन में जो बाधा उत्पन्न करते थे। लेकिन वो 3 जो राजवंश हैं वो राक्षसों का अंत नहीं कर पाए। उसके बाद में यज्ञ कुंड से सशस्त्र एक योद्धा को उत्पन्न किया, वो ही चौहानों का आदि पुरुष है वो कहा गया। ये उल्लेख पृथ्वीराज रासो के अनुसार है। क्योंकि पृथ्वीराज रासो का जो रचयिता था चंद्रवरदाई, वो चौहान पृथ्वीराज का दरबारी कवि था। इसलिए जो भी दरबारी कवि होगा वो अपने शासक के गुण और वीरतावली है वो गाएगा। इसीलिए उन्होंने चौहान वंश को प्रबल शासक के रूप में बताया। हालांकि हम वस्तु स्थिति में भी अगर देखते हैं तो उस काल के जितने भी वंश थे उसमें जो चौहान वंश हैं वो हमें मजबूत रूप में देखने को मिलता है। चौहानों की बहुत सारी शाखाएं मौजूद थी। उन सभी चौहान शाखाओं में शाकंभरी के जो चौहान थे वो ज्यादा प्रसिद्ध और शक्तिशाली थे। अब जैसे कि हम मानचित्र द्वारा यह देखें कि ये वाला जो राजस्थान का जो हिस्सा है, यहां पर एक झील है जिसका नाम है सांभर झील। उसको शाकंभरी भी कहा जाता है और इस सांभर को सपाद लक्ष भी कहा जाता है। इस झील के चारों ओर जो वंश है चौहानों का, जो शासन करता था उसको ही चौहान कहते हैं या इनको शाकंभरी के चौहान कहा जाता है। इनको शाकंभरी के चौहान कहा जाता है। शाकंभरी एक देवी का नाम है। इस झील के किनारे शाकंभरी देवी का मंदिर भी स्थित है। तो चौहानों की और भी बहुत सारी शाखाएं थी। जैसे रणथंभौर के चौहान, उनके जो संस्थापक थे रणथंभौर के चौहानों के, उनका नाम गोविंद था। जैसे नाडोल के चौहान, उनके संस्थापक लक्ष्मण थे। जैसे सिरोही के चौहान, उनके संस्थापक लुम्बा थे। उसी तरीके से शाकंभरी के जो चौहान थे उनके जो संस्थापक थे उनका नाम वासुदेव था। शाकंभरी के चौहान ही इतिहास में ज्यादा प्रसिद्ध हैं और उन्हीं को लेकर जो परीक्षाओं में प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो
चौहानों की जो शाकंभरी शाखा है उनके जो संस्थापक हैं वो वासुदेव थे। प्रारंभ में ये जो चौहान थे ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। 10वीं सदी आते आते इन्होंने अपने आप को गुर्जर प्रतिहारों के सामंत वाली स्थिति से मुक्त किया और स्वतंत्र राज्य की जो है स्थापना वो की। अब इस वंश के बारे में जो जानकारी है, इस वंश के प्रारंभिक इतिहास और उनकी वंशावली के बारे में जो जानकारी है वो हमें दो प्रस्तर अभिलेखों से मिलती हैं। एक है विग्रहराज द्वितीय जो कि चौहान शासक था, उनका हर्ष प्रस्तर अभिलेख। यह हर्ष प्रस्तर अभिलेख है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, जहां से यह अभिलेख मिलता है। तो विग्रहराज द्वितीय के हर्ष प्रस्तर अभिलेख और सोमेश्वर के, यह भी चौहानों के शासक थे, सोमेश्वर के बिजोलिया प्रस्तर अभिलेख, इन दो अभिलेखों से हमें चौहान वंश के प्रारंभिक इतिहास और उनकी वंशावली के बारे में जानकारी है वो मिलती है। इस वंश के हम मुख्य मुख्य शासक और मुख्य मुख्य घटनाओं जो कि परीक्षोपयोगी साबित होती हैं उन्हीं का जिक्र करेंगे। तो अजय राज हैं, ये भी चौहान शासक थे। इनका जो महत्व है वो है अजमेर नगर को बसाने को लेकर। इन्होंने अजमेर नगर जो कि अरावली की उपत्यकाओं में स्थित है, वहां अजमेर नामक एक सुंदर नगर बसाया था और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी है वो अहिछत्रपुर मानी जाती है, जो कि यहां पर स्थित थी, जो कि वर्तमान का नागौर वाला इलाका है। राजस्थान में नागौर वाला जो इलाका है वो अहिछत्रपुर कहा जाता था। क्या नाम था? अहिछत्रपुर। बहुत सारे इतिहासकारों ने माना है कि इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो अहिछत्रपुर थी और बाद में अजय राज ने 12वीं शताब्दी में अजमेर नामक नगर को बसाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी, शक्तिशाली और प्रसिद्ध जो शासक हैं वो विग्रहराज चतुर्थ हैं। इनका दूसरा नाम विशलदेव भी है। इनका जो शासनकाल है वो 1153 से लेकर 1163, अर्थात ज्यादा लंबा शासनकाल भी नहीं था। लेकिन इनका जो महत्वपूर्ण काम है वो है तोमरों को अधीन करके सामंत बनाना। जो दिल्ली है वहां तोमरों का शासन हुआ करता था, उनको उन्होंने युद्ध में हराकर अपने अधीन करके उन्हें अपना सामंत बनाया और दिल्ली पर भी चौहानों का जो शासन है वो स्थापित हो गया और यहीं से दिल्ली का सितारा है वो चमकना शुरू हो गया। हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो राजधानी महत्वपूर्ण हुआ करती थी वो थी पाटलिपुत्र। हालांकि उससे पहले भी राजगीर नाम की या राजगृह नाम की राजधानी थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा प्रसिद्ध और गौरवशाली नहीं थी। सबसे प्रसिद्ध जो गौरवशाली राजधानी रही वो पाटलिपुत्र। उसके बाद में जो गौरव राजधानियों में प्राप्त हुआ वो उज्जैनी को हुआ, उसके बाद में कन्नौज को हुआ और कन्नौज के बाद में जो महत्वपूर्ण स्थान मिला वो दिल्ली को मिला। यह दिल्ली वही पांडवों का प्राचीन इंद्रप्रस्थ नगर हुआ करता था। इस दिल्ली को जो गौरव है वो चौहानों के बाद में मिलना शुरू हुआ। पृथ्वीराज चौहान को जीतने के बाद में जो मुस्लिम शासक आए और उनके बाद में मुस्लिम शासकों की एक लड़ी सी लग गई। उनमें बहुत सारे शासकों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से दिल्ली का जो गौरव है वो प्रारंभ हो गया। वो गौरव तब तक रहा जब तक कि अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता को नहीं बनाया। लेकिन वापस 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और स्वतंत्र भारत में भी दिल्ली को ही राजधानी बनाया गया। अर्थात दिल्ली का वो गौरव है वो आज तक बदस्तूर
जारी हैं। तो राजधानियों के रूप में अगर देखें तो पाटलिपुत्र, उज्जैनी, कन्नौज और उसके बाद में दिल्ली, इन 4 राजधानियों को महत्वपूर्ण स्थान भारतीय इतिहास में मिलता है और इनकी जो प्रसिद्धि है वो भी ज्यादा है। तो तोमरों को अधीन करके सामंत बनाया, ये तोमर दिल्ली के शासक हुआ करते थे। विग्रहराज जो चतुर्थ थे वो संस्कृत के भी जानकार थे और लेखक भी अच्छे थे। इन्होंने संस्कृत नाटक लिखा जिसका नाम था हरिकेल। यह परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हरिकेल नाटक की रचना किस शासक ने की थी, तो उसका उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ, जो कि विशलदेव भी नाम आ सकता है। इस नाटक के कुछ अंश हैं वो हमें अजमेर में स्थित 2.5 दिन के झोपड़े पर भी देखने को, उसकी दीवारों पर देखने को मिलता है। अब जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसके बारे में भी परीक्षा में पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो अजमेर में स्थित है। यह 2.5 दिन का झोपड़ा है वो एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। बाद में तुर्कों के आक्रमण में इस पाठशाला के जो ऊपरी हिस्सा था उसको गिरा दिया गया और उसके ऊपरी हिस्से को मस्जिद का रूप दे दिया गया, दीवारें यूं की यूं रखी। तो जो संस्कृत पाठशाला थी तो जाहिर सी बात है कि उसकी दीवारों पर संस्कृत में लिखे हुए श्लोक और उसमें हरिकेल का जो विग्रहराज का हरिकेल था उसके भी कुछ अंश हैं वो दीवारों पर लिखे हुए थे। अब दीवारों को उन्होंने गिराया नहीं तो वो आज भी हमें देखने को मिल जाएंगे। तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। अब विग्रहराज जो चतुर्थ था वे खुद तो विद्वान और लेखक थे ही थे। उन्होंने अपने दरबारों में भी विद्वानों को स्थान दिया था और उनके सर्व प्रसिद्ध जो विद्वान थे वो थे सोमदेव। ये उनके दरबारी और मंत्री थे और इन्होंने ललित विग्रहराज पुस्तक है वो लिखी थी। इस पुस्तक के बारे में भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि ललित विग्रहराज पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो उत्तर होगा सोमेश्वर। चूंकि यह भारतीय इतिहास का हिस्सा है लेकिन यह वंश राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से पर शासन करता था, इसलिए राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में चौहान वंश के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चाहे वो रीट की परीक्षा हो, पटवारी की हो या और भी बहुत सारी शिक्षक वगैरह परीक्षाएं जो भी है, कंपटीशन वगैरह, आरएस वगैरह, उनमें यह पूछे जाते रहे हैं प्रश्न। अब इस वंश का अंतिम शासक, शक्तिशाली शासक, भारतीय आख्यानों में, इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया हुआ शासक जो भी कहे वो थे पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम सोमेश्वर था। सोमेश्वर के ये पुत्र थे और इनका जो राज्यारोहण हुआ वो 1178 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान में सेना नायक तत्व के जो गुण थे वो प्रबल रूप से मौजूद थे। इन्होंने 1182 में चंदेल शासक परमर्दी देव पर आक्रमण है वो कर दिया। हालांकि इस युद्ध में उनकी विजय हुई, लेकिन इस युद्ध में जो चंदेल शासक थे उनके 2 सेना नायक थे जो भारतीय आख्यानों में उनकी कथाएं आती रहती हैं। उनका नाम था आल्हा और उदल। आल्हा और उदल ये दोनों बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 1186 में गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय से इनका युद्ध हुआ, लेकिन इनकी जो प्रसिद्धि है वो तराइन युद्ध को लेकर है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और यह दोनों ही युद्ध पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गोरी के साथ होते हैं।
पहले तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, लेकिन वो एक गलती कर देते हैं कि वो अपने दुश्मन पर दया दिखाते हुए उसे जिंदा छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद अगले ही साल वो पूरी तैयारी के साथ में आ धमकता है और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। अब उनकी हार होने के बाद में उनके जीवन के बारे में बहुत सारी कहानियां, किस्से मौजूद हैं। वो कितने हकीकत है, कितना फसाना है, यह तो हम पूरी तरीके से नहीं बता सकते, लेकिन कुछ इतिहासकार हैं वो यह मानते हैं कि युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद में मोहम्मद गोरी ने वही मार दिए थे। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार हैं वो यह भी मानते हैं कि वो पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराने के बाद में बंदी बनाकर अपने राज्य ले गया था। कौन? मोहम्मद गोरी। और वहां पर उनका पता करते करते गुप्त रूप से जो है चंद्रवरदाई, जो कि उनके सखा मंत्री और सामंत भी थे, वो पहुंचते हैं और ये एक कवि भी थे। वो वहां पर एक तीरंदाजी का जो कार्यक्रम है वो राजा को मिलकर पृथ्वीराज चौहान की शब्द भेदी बाण चलाने की जो कला है उसकी प्रशंसा करके उसमें एक कौतूहल और उत्सुकता पैदा करते हैं कि सम्राट है वो बहुत अच्छा शब्द भेदी बाण है, वो चला सकते हैं। वो जहां से भी आवाज आती है वहां बिना देखे ही तीर है वो मार देते हैं, और वो तीर है वो सटीक दिशा में लगता है या सटीक जगह पर लगता है। तो उससे यह कहानी सुनकर मोहम्मद गोरी उत्सुक हो जाता है और वो ऐसे ही तीरंदाजी का कार्यक्रम है वो आयोजित करता है। वो भी एक जगह पर बैठा होता है और जो चंद्रवरदाई है वो एक दोहा बोलता है, 4 बास 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ताहापुर सुल्तान है मत चुके चौहान। और यह जो परिमाण दिया जाता है दोहे की भाषा में, उसको समझते हुए पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी पर तीर मार देते हैं और वो तीर उसके गले में लगता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। ऐसी कहानी हमें इतिहास में देखने को मिलती है। और बहुत सारे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जो समाधि है वो भी वही अफगानिस्तान में मौजूद है। अब ज्यादा तो यही लगता है कि उनकी जो समाधि है वो अफगानिस्तान में मौजूद है और उनको साथ में ले जाया गया था, लेकिन फिर भी ठोस रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो भी है, पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध है मोहम्मद गोरी के साथ में, वो भारत के भाग्य के लिए एक निर्णायक युद्ध साबित होता है। इस युद्ध को जीतने के बाद में, क्योंकि तत्कालीन जो राजा थे उनमें सबसे प्रबल और शक्तिशाली पृथ्वीराज चौहान थे, तो उनको हराने के बाद में भारत में तुर्क मुसलमानों की शासन की नींव है वो पड़ जाती है और उसी के बाद में उनका जो शासन है वो भारत में शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में सल्तनत काल, मुगल काल है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यह जो तराइन का दूसरा युद्ध था वो भारत के भाग्य का फैसला लेने वाला एक महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णायक युद्ध था। तो ये जो है चौहान वंश, उसके बारे में हमने पढ़ा। इनको चहमान भी कहा जाता है। अग्निकुल, जो अग्निकुंड है उससे इनकी उत्पत्ति वाला सिद्धांत है वो भी इतिहास में प्रसिद्ध है। उसको लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है कि अग्निकुंड, राजपूतों के उत्पत्ति का जो अग्निकुंड सिद्धांत है वो किसने दिया, तो वो चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों से हमें मिलता है। यह भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। फिर पृथ्वीराज पर जयानक नामक जो लेखक थे उन्होंने पृथ्वीराज विजय पुस्तक लिखी, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। देखिएगा, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा और जयचंद्र ने हम्मीर महाकाव्य लिखा। तो यह था आपके सामने चौहान वंश का इतिहास। चौहानों की बहुत सारी शाखाएं थी, उनमें जो सर्वप्रमुख शाखा थी शाकंभरी के चौहान,
उनका यह इतिहास है। और भारतीय इतिहास में चौहान वंश है शाकंभरी का, वो अपना अलग ही स्थान रखता है। आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।